नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस था, जो कि रिकॉर्ड तोड़ तरीके से मनाया गया, क्योंकि इस दिन को यादगार बनाने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, जिसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया। यह पहली बार है जबकि देश में एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई। बर्थडे का बर्थडे और वैक्सीनेशन का वैक्सीनेशन। देश ने शायद ही पहले कभी किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का जन्मदिन इतने हर्षोल्लास से मनाया होगा जितना पीएम मोदी का मनाया गया। भविष्य में ये दिन देश में एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बनने के लिए भी यादगार रहेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी तो सरकार ने की थी, लेकिन उसे यादगार बनाने का जिम्मा आम जनता ने उठाया, और ऐसे उठाया कि वैक्सीनेशन के स्पीड का मीटर मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे बढ़ता ही चला गया। Today it was my day that I have chosen that today's slot for my second vaccination. उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। उनको अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान करे और जिए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इट्स लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत टाइम से थी, लेकिन मुझे आज मौका मिला तो मुझे आज लगवा के बहुत अच्छा महसूस होगा। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहली बार 2.5 करोड़ के पार पहुंचा है। इससे पहले 3 बार एक दिन में ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार गया है। 27 अगस्त को 1,03,35,290 डोज, 31 अगस्त को 1,33,18,718 डोज और 6 सितंबर को जब 1,13,53,571 डोज दिए गए थे, तब पीएम मोदी ने इस खुशी का इजहार भी किया था और वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड का प्रचार भी किया था। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है, वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड टीकाकरण का लक्ष्य तो सरकार और बीजेपी ने तय किया था, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने का बीड़ा खुद लोगों ने उठाया। जन्मदिन को खास बनाने के लिए सभी राज्यों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। खासकर बीजेपी शासित राज्यों ने वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी करके रखी थी। यूपी सरकार ने इसके लिए पहले से भी तैयारी की थी, और अगर वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो लगभग 45 लाख वैक्सीन इस वक्त उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर के पहले भी यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है, जब लगभग 35 लाख का यह आंकड़ा यूपी ने छुआ था। लेकिन आज विशेष अभियान के तहत यूपी में भी वैक्सीनेशन लगातार जोरों पर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टीकाकरण से जोड़कर एक और नए रिकॉर्ड की तरफ यूपी बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है, एक उत्सव का माहौल रहता है हमेशा। और मैं तो बहुत पहले ही अपनी दोनों डोज लगवा चुका था। इनकी जैसे ही ड्यू हुई, मैंने कहा नहीं आप भी लगवाइए, आज इनका लगवा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से सबको लगवाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इस टारगेट को अचीव कर लेना चाहिए। देश भर में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज्यादा खास इंतजाम किए गए थे। ये भोपाल के एक मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर का नजारा है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भजन कीर्तन कर रहे थे, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा था। ये जो नरेला विधानसभा विश्वास सारंग की विधानसभा है, यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर परिसर में ही टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये देखिए, नमो टीका अभियान, नमो टीका अभियान इसका नाम दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर मंदिर परिसर या फिर मंदिर के आसपास या फिर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ टीकाकरण तेजी से मध्य प्रदेश में चल रहा है। लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। और ये देखिए, जो लोग लाइन में नहीं लग सकते, जैसे ये दिव्यांग जो यहाँ पे आए हैं, इन्हें कोरोना का टीका लगाने के लिए अलग से व्यवस्था इनके लिए की गई है।
आज का हमारा टारगेट है कि हम लगभग 32 लाख लोगों को टीका लगाएंगे और मध्य प्रदेश में हमारा टारगेट है कि हम सितंबर के महीने में पूरी तरह से वैक्सीन पहला डोज हम लगा लेंगे। एक वक्त वो भी था जब देश के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं थे, आने पर मिलेगी के बोर्ड टंगे होते थे। लेकिन मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के स्टॉक भरे पड़े थे। जिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नॉर्मल दिनों में 100-125 वैक्सीन डोज लग पा रही थी, वहाँ भी कई गुना ज्यादा डोज आराम से लगा दी गयी। लोग पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे थे और लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन मिल जाने पर दुआएं भी। वैक्सीनेशन में भारत जहां नित नए आयाम बना रहा है, तो आज देश भर में मेगा ड्राइव चल रही है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। हालांकि चंडीगढ़ की अगर बात करें तो पूरे शहर में आबादी का 80% से ज़्यादा हिस्सा कहीं ना कहीं वैक्सीनेटेड हो चुका है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस भी है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम वैक्सीनेशन कैंप की। चंडीगढ़ सेक्टर 16 का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर लगातार लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे नॉर्म्स के साथ और पूरा डिस्टेंस के साथ यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड ने 4 चांद लगा दिए। देश ने वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि अगर मन में लगन हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। बस जरूरत है आगे भी इस संकल्प शक्ति को बनाए रखने की। आज के दिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से एक चीज साफ है कि भारत में लोग पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए उत्सुक हैं और सरकार ने कहा है कि इसके लिए राज्यों को पूर्ण तरीके से टीका दे दिया गया है। टीके की कोई कमी नहीं है और इससे दिखता है कि भारत अपना पूर्ण वैक्सीनेशन का टारगेट दिसंबर आने से पहले खत्म कर देगा और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। महाविकास अघाड़ी सरकार को बने 2 साल होने को आ रहे हैं, पर शायद ही कोई महीना ऐसा बीतता होगा जब शिवसेना और बीजेपी के साथ आने की अटकलें ना लगी हों। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान ने फिर से इन अटकलों को जिंदा कर दिया। व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे आजी माजी आणि एकत्र आले तर भावी सहकारी। शिवसेना और बीजेपी पुराने गठबंधन सहयोगी रहे हैं। 2019 विधानसभा का चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा और दोनों को साथ में बहुमत भी मिला, पर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नहीं बनी तो शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और एनसीपी कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी विपक्ष में बैठ गई। दोनों दलों के बीच सियासी दूरियां हैं, लेकिन वक्त वक्त पर दोनों दलों के साथ आने को लेकर अटकलें भी लगती रही हैं। ये अटकलें फिर से तेज हो गईं जब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया। व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे आजी माजी आणि एकत्र आले तर भावी सहकारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ठाकरे ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, मंच पर उपस्थित हमारे अभी के और पुराने सहयोगी, और फिर केंद्रीय मंत्री दानवे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, और अगर भविष्य में साथ आए तो भावी सहयोगी। आजी माझी सहकारी तिथे होते आणि उद्या सगळे कोण एकत्र आले तर भावी कोण होऊ शकतात? सगळे एकत्र म्हणजे आता ते येतील तेव्हा कळेल ना। तुम्ही आणि भाजप सगळे 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 म्हणजे चारही पक्ष नाही। आता ठीक आहे, आता बघू, येणारा काळच काय ते ठरवेल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर उप मुख्यमंत्री अजित ठाकरे ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। प्रत्येकाला काय बोलायचं ते तर राज्याचे प्रमुख आहेत, त्यांना काय बोलायचं पूर्णपणे त्यांचा अधिकार आहे। त्याच्यावर त्यांनी त्यांचं काही मन मी हे करू शकत नाही, म्हणजे मनातलं काय ते ओळखू शकत नाही। बीजेपी नेता और शिवसेना के समर्थन से महाराष्ट्र में 5 साल सरकार चला चुके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ठाकरे गठबंधन के सहयोगियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हे जे काही अनैसर्गिक अशा प्रकारचं गठबंधन तयार झालेलं आहे, हे फार काळ काही चालू शकत नाही। मला असं वाटतं कदाचित माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याही लक्षात आलं असेल की अशा प्रकारचं अनैसर्गिक गठबंधन करून महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे आणि म्हणून त्यांनी मनातली भावना बोलून दाखवली असेल। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत के मुताबिक
दानवे सबके दोस्त हैं, इसलिए सीएम ठाकरे के बयान के ज्यादा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि उद्धव जी ने क्या कहा है, उद्धव जी का स्टेटमेंट क्या है, एक बात समझ लीजिए। उद्धव जी ने कहा है कि आप क्या भावी, क्या शब्द है, भावी सहकारी। हाँ, तो उसका मतलब है बीजेपी के कुछ लोग हमारे महाविकास आघाड़ी में आ सकते हैं। ये उनका कहने का मतलब समझ लीजिए आप, हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उस वैक्सीन की जो कल अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को दी है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने तालिबान सरकार के कट्टर सहयोगी बन चुके चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तीखे हमले से उसे घायल कर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ के खिलाफ एससीओ के मंच से जो मैसेज दिया है वो तालिबान सरकार पर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड भी है। तालिबान सरकार के कट्टर समर्थक पाकिस्तान को चेतावनी। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। तालिबान के अब्बा जान चीन को चेतावनी। आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंसल्टेटिव, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इनमें सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान निहित होना चाहिए और इसलिए मंच था शंघाई सहयोग संगठन का। मुद्दा था अफगानिस्तान के मौजूदा संकट का। पीएम मोदी तैयारी करके बैठे थे और मौका मिलते ही तालिबान सरकार के कट्टर समर्थक पाकिस्तान को हैवी डोज दे दी और कट्टरपंथ पर उसकी क्लास लगा दी। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। एससीओ की मीटिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हाजिर थे, लेकिन उनकी मौजूदगी भी पीएम मोदी को अफगानिस्तान से लेकर एलएसी तक ड्रैगन की चालबाजियों को बेनकाब करने से रोक नहीं पाई। आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंसल्टेटिव, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इनमें सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान निहित होना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर एससीओ को क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। भारत के लिए ये चौथा मौका है जब वो एक पूर्ण सदस्य के तौर पर एससीओ सम्मेलन में शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान को साल 2017 में एक साथ एससीओ की पूर्णकालिक सदस्यता हासिल हुई थी। साल 2001 में एससीओ ने आतंकवाद से लड़ने को अपना सबसे बड़ा मकसद बनाया था। पीएम मोदी ने एससीओ को एक बार फिर उसका मकसद याद दिलाया है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं।
एससीओ के समिट में पीएम मोदी तालिबान के खिलाफ एक साझा लड़ाई लड़ने के लिए सदस्य देशों को प्रेरित कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर तालिबान की वकालत करने उतरे और तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए गिड़गिड़ाने से लगे। The international community must approach the new reality in Afghanistan with a new perspective, based on a realistic assessment and pragmatic approach. Our core collective interest has to be to help stabilize the security situation, prevent any renewed conflict, and prevent mass exodus. It is equally in our interest to ensure that Afghanistan does not again become a safe haven for terrorist entity. For this, the Taliban must take every measure to honor their commitments. इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया तालिबान सरकार के बारे में जो भी सोचती हो, लेकिन तालिबान के लिए पाकिस्तान के दिल के दरवाजे हमेशा खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। लेकिन आज एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने भी बता दिया है कि दुनिया को कट्टरपंथ के समर्थकों से कैसे निपटना चाहिए, फिर चाहे वो तालिबान हो या पाकिस्तान। दिल्ली से गीता मोहन। देवियों और सज्जनों, थोड़ी ही देर में राष्ट्रध्वज परेड ग्राउंड में लाया जाएगा। राष्ट्रध्वज टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार अजय सिंह और राष्ट्रध्वज के अंगरक्षक हैं सीएचएम आकाशदीप डोगरा और सीएचएम शीतल शर्मा। आप सभी हाजरीन पहले से दिए गए निर्देशों के अनुसार खड़े होकर राष्ट्रध्वज को उचित सम्मान दें, वर्दीधारी सल्यूट करें व शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जम्मू से जुड़े हैं। सुनील, वाकई ये जो तस्वीरें हैं ये गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं और जम्मू कश्मीर का एक नया चेहरा पेश करती तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, इस समय जो है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की जो है आज अटेस्टेशन परेड है। 460 जो नए रिक्रूट्स है, यानी कि 460 जो नए सैनिक जो आज इंडक्ट हो रहे हैं भारतीय सेना में, उनकी आज यहाँ पर अटेस्टेशन परेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परेड शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सर्वधर्म आप देख सकते हैं कि चाहे हिंदू मजहब के हो, मुस्लिम मजहब के हो, सिख, बौद्ध, सभी के जो धर्म गुरु है यहाँ पर है, वहाँ उनकी जो है सभी धर्मों की जो है ग्रंथों के साथ यहाँ पर खड़े हैं और वो इनको जो है यहाँ पर शपथ भी दिलवाएंगे। तो ये एक तरह से जम्मू कश्मीर की जो है विविधता को भी दिखाता है कि किस प्रकार चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी जो है भारतीय सेना में जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है कार्य करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिरंगा हाथों में लिए, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है ये परेड यहाँ पर शुरू होने वाली है। बहुत ही गर्व का ये विषय है यहाँ पर 460 जो ये नए रिक्रूट्स है जिनका आज इंडक्शन हो रहा है विधिवत तौर पर भारतीय सेना में। और देखिए परेड शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है
460 जो है नए रिक्रूट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर के ही हैं। 460 के जो सभी जो सैनिक हैं ये जम्मू कश्मीर से ही हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में आज इनका जो है इंडक्शन। और सैनिक के देश के प्रति हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।